अभी हाल फिलहाल में ही यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, तो जिन्होंने एग्जाम दिया होगा या जो नेक्स्ट ईयर का एग्जाम का तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, क्योंकि हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का प्रीलिम्स का इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ जितना क्वेश्चन पूछा है सभी क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन आपको यहाँ पे मिलेगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इस बोर्ड में कि मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख पाऊँ, तो इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज में लिखा हो, लेकिन मैं जब बोलूंगा जब समझाऊंगा तो दोनों लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहूंगा, तो आप समझ सकते हैं। और जो यूपीएससी का तैयारी करे आप देखिए समझिए कि यूपीएससी को सबसे टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है, लेकिन अगर आप बहुत गहराई के साथ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होता है, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत टफ होता है यूपीएससी का, लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं या फिर कॉन्सेप्ट के साथ गहराई से पढ़ते हैं और समझ के साथ पढ़ते हैं, सिर्फ फैक्ट पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये दिक्कत नहीं करेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यूपीएससी का क्वेश्चन को हल करना है। और कभी कभी देखिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी या कोई स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप ऑप्शन देख करके यूपीएससी का क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत आसान एग्जाम होता है, आप बहुत आराम से इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी से इस वर्ष कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका जो भी सेट होगा आप उसमें मिला लीजिएगा, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा ये वाला। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे पूछा जा रहा है लोकसभा स्पीकर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आया लोकसभा स्पीकर, ऐसे भी न्यूज में चल रहा था, देखिए लोकसभा स्पीकर से क्वेश्चन आ गया। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रपोजल आया है और उस समय अभी वो प्रपोजल पास नहीं हुआ है, उस समय उसके लिए ये 3 स्टेटमेंट दिया, इसमें आपको छांटना है। तो क्या स्टेटमेंट दिया हम लोग को समझना, ये चीज आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड है और पूछा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए एक प्रस्ताव आया है। कहां पे आएगा, लोकसभा में आएगा प्रस्ताव, तो लोकसभा में एक प्रस्ताव आया है। अब उसमें हम लोग को देखना है कि इन तीनों में से कौन सा, अब ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट में आप जरूर देख लीजिएगा स्टेटमेंट पढ़ने से पहले क्या कौन सा सही है पूछ रहा है या कौन सा गलत है पूछ रहा है, क्योंकि कभी कभी इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देते, हमको लगता है कि स्टेटमेंट सही के बारे में पूछ रहा है, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन में आप देखिएगा ये पूछ देता है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत हम लोग ना देख करके सही स्टेटमेंट को चूज करके वहां पे आंसर को गलत करके आ जाते हैं। तो इस चीज का आपको छोटा छोटा चीज पे यूपीएससी पे ध्यान रखना पड़ता है, एक एक नंबर एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी का। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष का प्रपोजल आया हटाने के लिए। अब उसमें स्टेटमेंट क्या, देखिए पहला स्टेटमेंट है कि वह पीठासीन नहीं होगा। मतलब क्या है, पीठासीन का मतलब क्या होता है, जो हेड ऑफ द हाउस होता है, जो कुर्सी पे बैठता है, अध्यक्ष का कुर्सी पे बैठता है। तो क्या जब लोकसभा स्पीकर को हटाने का कोई प्रपोजल लाया जाता है लोकसभा में, तो क्या वो उस समय पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, क्या वो कुर्सी पे नहीं बैठ सकता है, तो बिल्कुल नहीं बैठ सकता। याद रखिएगा जब तक लोकसभा स्पीकर जो होता है उसको हटाने का प्रपोजल लटका हुआ है ना, तब तक वो पीठासीन अधिकारी मतलब वहां पे कुर्सी पे वो अध्यक्षता नहीं कर सकता। हाँ, ये अगर फेल हो गया, खत्म हो गया, वो पारित है ना, नहीं हुआ, तो फिर से वो क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो बोला कि वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में देखिए, और पहला है केवल एक, दूसरा 1 और 2, तीसरा 2 और 3 और चौथा ऑप्शन है 1 2 3। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है ये क्या है, सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल होना नहीं होगा ना, ऐसे भी आप छाट सकते हैं। तो अब देखिए आपके पास 3 ही ऑप्शन बचा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमको पता है कि जब भी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव आता है तो वो पीठासीन नहीं रहता उस समय। तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं दिया, इसका मतलब सी गलत है। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा स्पीकर बनता कौन है, लोकसभा स्पीकर बनता है लोकसभा का सदस्य, मतलब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो 543 मेंबर है, उसी 543 में एक क्या होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं। अब उसी 543 में एक लोकसभा स्पीकर बने, अब उनको हटाने का प्रस्ताव आया। याद रखिएगा, उनको लोकसभा स्पीकर के पद से हटाने का प्रस्ताव आया है ना, लोकसभा के सदस्य से तो हटाने का प्रस्ताव नहीं आया। इसका मतलब वो लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे, इवन उनको अगर लोकसभा स्पीकर से हटा भी दिया जाता तो भी वो लोकसभा के मेंबर बने रहेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो अगर उन पे ये प्रपोजल चल रहा है, उनको हटाने का प्रस्ताव चल रहा है, तो वो लोकसभा के मेंबर तो हैं और हर एक मेंबर को बोलने का अधिकार होता है।
हर एक मेंबर को बोलने का अधिकार होता है, तो वो मेंबर के रूप में बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, बिल्कुल होगा, उसे बोलने का अधिकार होगा। तो ये स्टेटमेंट उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। आप टू को क्या कर सकते हैं, अब जहां जहां टू है उसको छाट सकते हैं। देखिए यहां पे बी में भी टू है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, गलत। डी में भी टू है, इसको भी आप छाट सकते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसका मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं। देखिए मैंने क्या बोला, ये गलत, टू, यहां पे भी टू है और यहां पे भी टू है, हमारा आंसर निकल गया ए। लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि डिस्कशन करें तो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ऐसे भी आप छाट सकते हैं। आप बहुत जल्दी है ना, स्मार्टली आप यूपीएससी का क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहां पे आपको अपना स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का हकदार नहीं होगा। ये भी आप जान लीजिए, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको कभी पढ़ाया है कास्टिंग वोट के बारे में, है ना, मैंने आपको पढ़ाया कास्टिंग वोट, और मैंने आपको बताया कि लोकसभा स्पीकर, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट लोकसभा स्पीकर कब देते हैं, तो निर्णायक मत लोकसभा स्पीकर तब देते हैं जब टाई हो जाता है ना, और जब कोई फैसला नहीं होता तब वो स्पीकर वोट देते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक बात, लेकिन उनको हटाने में, जब उनको हटाने का प्रस्ताव आ रहा है, तो चूंकि जब उनको हटाने का प्रस्ताव आ रहा है तो उस समय वो लोकसभा के पीठासीन तो है नहीं, उस कुर्सी पे तो नहीं बैठे, वो एक आम मेंबर की तरह काम कर रहे है ना, वो एक आम मेंबर की तरह क्या कर रहे, काम करेंगे। और आम मेंबर को मत देने का अधिकार होता है। तो लोकसभा और प्रथम था, इसलिए यहां पे देखिए यूपीएससी क्या लिखा है, बहुत लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पे लिखा है कि वह संकल्प पर प्रथम था, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मतलब शुरुआत में वोट नहीं डाल सकता। नॉर्मली लोग जो पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, पॉलिटी पढ़े होंगे, उनको ये पता होगा कि नहीं, अच्छा हाँ, आप कंफ्यूज यहां पे ये हो सकता है, आप ये बोल सकते हैं हाँ ये बात तो सही है, पहली बार में तो वोट नहीं करता है, वो तो कास्टिंग वोट करता है, तभी वोट करता है जब ड्रॉ टाई हो जाता है, तभी वोट करता है। लेकिन याद रखिएगा इस कंडीशन में नहीं, जब लोकसभा स्पीकर को हटाया जाता है उस कंडीशन में वो प्रथमतः ही वोट करता है, शुरुआत में ही वो वोट करता है, कास्टिंग वोट करने का उसके पास अधिकार नहीं होता है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा, ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो मत देने का हकदार होगा। अगर यहां पे नहीं लिखा रहता तो ये स्टेटमेंट सही रहता। इसका मतलब इसका आंसर है ए। तो जिन्होंने एग्जाम में ए किया होगा पहला, उनका क्या है, सही है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ ये है ना, भारतीय संसद के संदर्भ में यहाँ पे क्या विचार करने का बात किया गया। तो हम लोग को पहले देखना है कि ये कथन जो स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है, वो सही है या गलत है। तो आप देख लीजिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो अब आपको क्या करना, सही कथन को ढूंढना है। तो सही कथन को हम लोग को ढूंढना है। तो पहला कथन क्या है समझिए, पहला में बोला गया कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक मतलब बिल है ना, बिल, लोकसभा में लंबित कोई बिल, उसके विघटन मतलब डिसॉल्व हो जाना, ठीक है, उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता, व्यपगत मतलब समाप्त हो जाना, ठीक है, उसके व्यपगत हो जाता। यहां पे क्या पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई बिल है, और ये बिल जो है ये लोकसभा में आया, लोकसभा का ही बिल है, ठीक है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, यहां पे लंबित है मतलब यहां पे वो पास नहीं हुआ अभी, उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई बिल अगर लोकसभा में है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा का विघटन हो जाए, तो क्या वो बिल भी समाप्त हो जाता है या वो बिल रहता है। तो याद रखिएगा वो बिल भी समाप्त हो जाता है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है कि लोकसभा में कोई भी बिल अगर लंबित है और उस समय अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो बिल भी व्यपगत हो जाएगा, मतलब बिल समाप्त हो जाएगा, वो बिल अब नहीं रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। यहां पे बोल रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित मतलब बिल लोकसभा में आया होगा तभी तो लोकसभा पारित किया, लोकसभा पारित किया और ये पहुंच गया कहां पे, राज्यसभा। और राज्यसभा जब ये बिल जब राज्यसभा में पहुंचा तो उस समय लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो क्या ये बिल भी खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा ये बिल भी खत्म हो जाएगा, इसलिए खत्म हुआ क्योंकि ये बिल लोकसभा का है। अब यहां नया सरकार बनेगा तो नया सरकार डिसाइड करेगा कि वो बिल हमको लाना है कि नहीं लाना है। तो याद रखिएगा ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आता होगा। मैंने क्या बोला कि अगर कोई बिल लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में गया और राज्यसभा अब इसको पास नहीं किया है, क्योंकि अगर राज्यसभा पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देता
और तब अगर लोकसभा डिसॉल्व होता तब बिल समाप्त नहीं होता। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि राज्यसभा में लंबित है, मतलब राज्यसभा में रुका हुआ है अभी। उस कंडीशन में लोकसभा डिसॉल्व होने पे क्या होगा, बिल समाप्त होगा, तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहां पे देख लीजिए, पहला और दूसरा सही है। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया है केवल 3, ऑप्शन डी में क्या दिया है, केवल 3। तो पहला दूसरा तो सही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, डी तो नहीं है। अब ए, बी और सी, अब देखिए ए को भी आप छाट सकते हैं क्योंकि ए में लिखा है केवल एक, तो जबकि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो ए को भी आप छाट सकते हैं। देखिए यहाँ पे 50-50 हो गया ना, कौन बनेगा करोड़पति वाला 50-50, ऐसे भी आप 50-50 है ना, यहाँ पे लाइफ लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं और हमने दो ऑप्शन को क्या किया, छाट दिया। अब बचा बी और सी। अब देखना हम लोग को तीसरा स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये अगर सही होगा तो ये होगा और नहीं होगा तो ये होगा। देखते क्या है, कोई विधेयक, कोई भी बिल जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक मतलब ज्वाइंट सेशन आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। यूपीएससी का लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, इजी लैंग्वेज में समझाता हूं क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सेशन बुलाया, संयुक्त अधिवेशन बुलाया, क्लियर, राष्ट्रपति जब ज्वाइंट सेशन का अनाउंस करता, मान लीजिए बोला कि कल का तारीख दिया कि कल का तारीख में ज्वाइंट सेशन होगा, और ज्वाइंट सेशन क्यों होता है, कोई बिल पे डिस्कशन के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता ना। आपने आर्टिकल 108 पढ़ा होगा, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान किया गया और कोई बिल पे डिस्कशन करने के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। तो अब देखिए क्या होगा कि जब ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, कल ज्वाइंट सेशन है और आज क्या हो जाए, लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा विघटित हो जाए, तो लोकसभा अगर विघटित हो जाता है उस कंडीशन में क्या वो बिल भी समाप्त हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो बिल समाप्त नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक का आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये भी प्रावधान है, राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार है कि जो पुराने सदस्य उनको भी बुलाकर ज्वाइंट सेशन करवाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर 1 और 2 मतलब आंसर बी। तो जिन्होंने बी एग्जाम में क्या होगा वो बिल्कुल सही है। तो ये 2 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन पे, चलिए इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे आप देखिए बात किया गया प्रतिषेध रिट। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आपको, आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो आर्टिकल 32 है ना, आप ध्यान रखिएगा यहां पे बात किया जा रहा आर्टिकल नंबर 32 का है ना। तो प्रतिषेध रिट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिजन रिट है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोहिबिजन है ना। तो प्रोहिबिजन रिट के बारे में बात किया गया, तो मैंने इंग्लिश में बता दिया प्रोहिबिजन, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिषेध रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है ना। तो अब रिट 5 तरह का रिट होता है, आपको पता है ना। वो 5 रिट जो है आर्टिकल 32 में वर्णन उसका किया गया, और 5 रिट अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा, अच्छी तरीके से पढ़ा, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आपको ये लगेगा। देखिए क्या पूछ रहा है, अब हम लोग को देखना है कि प्रतिषेध रिट किसके लिए जारी किया जाता है, किस प्रयोजन के लिए जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। तो आपको पता है, अगर आपने 5 रिट पढ़ा है तो एक रिट है मैंडेमस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमादेश। तो सरकारी अधिकारी के लिए जब जारी होता है जो रिट, जब सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य करने से मना कर दे या अपना कर्तव्य ना करे, इस तरह कोई कंडीशन आता है, तब सरकारी अधिकारी के खिलाफ रिट जारी होता है और वो परमादेश होता है। तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो गलत है, तो सरकारी अधिकारी के खिलाफ नहीं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, संसद या विधानसभा के मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी करने का पर प्रतिषेध करता है, ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्योंकि आपको पता है प्रतिषेध रिट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। प्रोहिबिशन रिट उस रिट को कहते हैं जब कोई निचला अदालत अपने ज्यूरिसडिक्शन से, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर काम करता है, उस कंडीशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस कोर्ट के लिए प्रोहिबिशन रिट जारी किया जाता है कि तुम अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल के कैसे काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2 जिला है, मान लीजिए यहां पे लिख दे रहा हूं, मान लीजिए 2 जिला है, ठीक है, 2 जिला है। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने सुना होगा धनबाद का नाम, मैं लेता हूं एग्जांपल, मान लीजिए धनबाद है ना, धनबाद। एक जिला है मान लीजिए बोकारो, ठीक है, दोनों सटा हुआ है। अब देखिए मान लीजिए धनबाद और बोकारो है, झारखंड में पड़ता है। अब यहां पे क्या हो जाए, कोई मामला, कोई घटना बोकारो में घटे, कोई मामला, कोई घटना बोकारो में घटे, तो आप बताइए बोकारो में घटा हुआ कोई मामला है तो वो बोकारो में ही आएगा है ना, बोकारो कोर्ट में ही जाएगा। लेकिन मान लो किसी कारणवश
वो मामला चल गया धनबाद कोर्ट में, और धनबाद कोर्ट उसको क्या कर रहा है, डील कर रहा है। पूरा गैंग्स ऑफ वासेपुर, हमको बहुत अच्छा अनुभव है, लाओ हम ही डील कर लेते। तो आप एक बात ध्यान रखना, चूंकि ये घटना बोकारो क्षेत्र में घटा है तो बोकारो कोर्ट इसको डील करेगा, ना कि धनबाद कोर्ट। अगर धनबाद कोर्ट डील करता है तो उसके खिलाफ प्रोहिबिशन रेट जारी करेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। क्या क्यों जारी करेगा, बोलेगा कि तुम अपने ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर काम कर रहे हो, ये तुम्हारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो याद रखिएगा, ये किसके खिलाफ जारी होता है, निचला अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने पर प्रतिषेध करने के लिए। ये कब होता है, मैंने आपको बता दिया, जब कोई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर काम करता है तो उसके लिए जारी होता है। तो डी ऑप्शन पढ़ने का कोई जरूरत है ना, इसमें कोई सरकार को क्या दिया है, सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने का नहीं है, कुछ नहीं। तो ऑप्शन सी जिन्होंने किया होगा वो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का बात किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। मतलब निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है, ये कौन से आर्टिकल में आता है। और यहां पे जो आर्टिकल दिया गया, सारा आर्टिकल्स जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का यहां पे बात किया गया। मतलब निजता का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार है। तो पहला चीज मैं आपको बता दूं, राइट टू प्राइवेसी कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निकलता है। और एक केस हुआ था पुट्टा स्वामी केस, है ना, 2017 का केस मैं आपको बता रहा हूं। तो एस पुट्टा स्वामी केस हुआ था, और पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, और वो आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने किया होगा उसका आंसर क्या है, सही है। तो याद रखिएगा, 21 में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है राइट टू प्राइवेसी, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर क्या है, निकला है। तो आर्टिकल 21 में आपको पता है कि राइट टू लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। और निजता का अधिकार जो हमारा प्राइवेसी का अधिकार है, ये हमारे जीवन के अधिकार में भी और हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भी क्या है, शामिल है। क्योंकि जो आपका व्यक्तिगत अधिकार है या जो आपका जीवन है, उसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आप पब्लिक लाइफ में जीते हैं, और बहुत सारा क्या है आपका पर्सनल है। तो आपका पर्सनल राइट भी आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए। इसमें बहुत लंबा केस हुआ था, कभी हम लोग इस केस पे डिस्कशन कर देंगे। तो मैं आपको बताऊं, तो पुट्टा स्वामी केस में 2017 में राइट टू प्राइवेसी को क्या बोला गया था, आर्टिकल 21। तो जिन्होंने आर्टिकल 21 किया था वो सही है। तो इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका करेंगे, और जितना क्वेश्चन पूछा गया और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।